Welcome to Gyanistli classes. We are preparing for CTET 2024 for the December session, and we are preparing paper 1 and paper 2. I am your CTET English faculty. तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी में काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर हो चुके हैं. आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हैं. कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए कितना पोर्शन आपका कवर हो चुका है एंड योर डाउट्स एज वेल रिगार्डिंग द वीडियोस दैट यू हैव सीन. एनीथिंग यू वांट टू आस्क और एनीथिंग यू वांट टू हेल्प विद, आई एम हेयर टू हेल्प यू फ्रॉम ज्ञानस्थली प्लेटफॉर्म विद अ प्रयास बैच. ठीक है, दैट इज़ रियली वर्किंग वेरी हार्ड. जितनी जल्दी आपका सीटेट हो सके आप उसको क्लियर कीजिए हम लोगों की सहायता से. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ये बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल टॉपिक है टीचिंग के प्लेटफॉर्म से. दैट इज़ इवैल्यूएशन. कोई भी प्रोसेस होता है उसका जो फाइनल पार्ट होता है वो होता है उसका इवैल्यूएशन ही, है ना. आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो लास्ट में आकर के जो चीज़ होती है वो इवैल्यूएट ही होती है. ठीक है, उसको मापा जाता है कि जो भी पैरामीटर्स थे आपने क्या उन पर जो एक रिक्वायरमेंट थी क्या आपने उसको फुलफिल किया या नहीं किया. जैसे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपका सीटेट का पेपर है ना, आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो 90 मार्क्स आपको चाहिए. तो ये क्या है, 90 मार्क्स जो आपके आ रहे हैं दैट इज़ इवैल्यूएशन ओनली, है ना. आप उस चीज़ को अचीव कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो. तो इवैल्यूएशन है आज का हमारा इंग्लिश का पेडागोजी का टॉपिक. तो इवैल्यूएशन क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश पेडागोजी में, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. इवैल्यूएशन फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द होल लर्निंग प्रोसेस. ठीक है, पूरा का पूरा जो लर्निंग प्रोसेस है उसका जो एक बहुत ज़रूरी अंग है वो क्या है, इवैल्यूएशन. एंड इज़ डन एट रेगुलर बेसिस. ठीक है, रेगुलर बेसिस पे किया जाता है. इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनसे क्लोजली ये रिलेटेड होता है. जैसे कि सपोज अगर हम बच्चे को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश में हमने उसको ग्रामर पढ़ा रहे हैं, अगर ग्रामर में हमने उसको पढ़ा दिए नाउन प्रोनाउन वर्ब, हमने ये सब पढ़ा दिया, है ना. फिर हम उसको क्या करेंगे, हम उससे बोलेंगे सेंटेंसेस बनाने के लिए सपोज. तो अगर बच्चा सेंटेंस ठीक से बना पा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं. हम चेक कर रहे हैं कि इसने ये सीखा भी है या नहीं जो हम इसको पढ़ा रहे हैं. हम हर क्लास में अपनी एक्चुअल में इवैल्यूएशन ही कर रहे होते हैं. जैसे मैथ्स में भी हम 2 सम्स बच्चों को करके दिखाते हैं और तीसरे हम उसको खुद सॉल्व करने के लिए देते हैं. तो तीसरा जो आपने दिया यू आर डूइंग इवैल्यूएशन. तो कैसे होता है, वो रेगुलर बेसिस पे होता है और जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे उनसे क्लोजली रिलेटेड होता है. ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. ऐसा तो नहीं है कि आज आप बच्चे को इवैल्यूएट करोगे और कल को नहीं करोगे, है ना. पूरे हफ्ते हम पढ़ाते हैं और हम बोल देते हैं कि मंडे को आपका टेस्ट है, या फिर जैसे हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा हम बोल देते हैं आपका टेस्ट है, अब इस चैप्टर का मैं टेस्ट लूँगी आपका. तो वी आर टेकिंग इवैल्यूएशन, है ना. हम वहाँ पे इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है. इवैल्यूएशन के वैसे भी ना भी अगर मैं आपको ये चीज़ें ना बताऊँ तो आपको खुद से पता है कि क्या एडवांटेज हैं. आपको इसमें आपके कमियाँ पता चलती हैं, है ना, कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, कहाँ कहाँ पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है. यू कम टू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एज वेल एज योर वीकनेसेस. जैसे स्कूल में रेगुलर बेसिस पे जो टेस्ट होते हैं तो उससे बच्चा कुछ सीखता है और जो उसकी कमियाँ होती हैं उन पे काम करता है, और फिर उसके बाद में जो उसके जो सेमेस्टर वाले एग्जाम्स होते हैं जैसे हाफ ईयरली हो गया, एनुअल हो गया, तो उसमें वो बेटर स्कोर कर पाता है. द एम ऑफ बोथ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इज़ टू मेजर चिल्ड्रंस एबिलिटी. बच्चे की जो काबिलियत है उसको मापने के लिए उसका परसेप्शन क्या है, परसेप्शन मतलब उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और यहाँ पर उसकी कितनी लर्निंग हो पाई है. ठीक है, थ्रू द इवैल्यूएशन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 3 साइड्स. 3 जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हम काम करते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आप पढ़ रहे होगे पेडागोजी में. तो कौन कौन से, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फंक्शनल. दीज आर ओनली कॉग्निटिव. इमोशंस वाले कौन से होते हैं, अफेक्टिव डोमेन. ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी. ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में सारे डोमेन्स हैं और उसमें कौन कौन सी जो वर्ब्स भी पढ़े होंगे, नाउन्स भी पढ़े होंगे आपने. उसको ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी, फिर उसको बाद जो एंडरसन ने उसको और चेंज किया था. ठीक है, तो वो डोमेन्स हैं आपके. कॉग्निटिव हो गया, अफेक्टिव हो गया, और फंक्शन यहाँ पे किससे है, साइकोमोटर से. मैंने आपको बताया है ये पहले भी
इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। जो कॉग्निटिव होता है वो दिमाग का होता है, तो दैट इज़ ब्रेन। इमोशंस का क्या हो गया, हर्ट, है ना, और फंक्शनल का क्या हो गया, हैंड। तो तीनों ही डोमेन्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनको फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं, इवैल्यूएशन से हम ये चेक करते हैं। ठीक है, मतलब आप उसको सीख पाए हो कि नहीं, आप उसको फील कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, और साइकोमोटर आप उसको प्रैक्टिस, तो इन सबको मापा जाता है। ठीक है, द असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट अकर्स ड्यूरिंग इवैल्यूएशन। असेसमेंट एक प्रोसेस है जो कि इवैल्यूएशन के दौरान किया जाता है। ठीक है, तो इवैल्यूएशन का पार्ट है असेसमेंट। असेसमेंट इज़ अ ब्रीफ प्रोसेस एंड इवैल्यूएशन इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। जो असेसमेंट है आपका वो थोड़ा उसका सूक्ष्म रूप है, और जो इवैल्यूएशन है वो थोड़ा और उसका विशाल रूप है ना। अब इम्पोर्टेंस क्या है इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन हेल्प्स द टीचर टू नो वेदर द टीचिंग मेथडोलॉजी अडॉप्टेड वॉज सक्सेसफुल और नॉट। ठीक है, ऐसा नहीं है आप क्लास में आए, आपने पढ़ाया और आपने लेक्चर ख़त्म किया और आप चले गए। बिना एवेल्युएशन को आपको कैसे पता चलेगा बच्चे को समझ आया या नहीं आया। जो मेथड आपने यूज़ करा है, जो टीचिंग का तरीका आपने यूज़ किया है, वो बच्चे को समझ आया है या नहीं आया है। बेसिकली अगर आप कोई तरीके से आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसको समझ नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, हमारा टीचिंग मेथड चेंज करेंगे। ठीक है, आपको अपना टीचिंग मेथड चेंज करना पड़ेगा। बच्चे को तो चेंज नहीं कर सकते ना, बच्चा आपके सामने बैठा है, आपको उसके दिमाग में चीज़ पहुंचानी है। तो अगर वो नहीं समझ पा रहे तो आप कुछ चेंजेस करोगे सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, थोड़ा और क्रिएटिव कर सकते हैं चीज़ों को, एक्टिविटी के थ्रू आप समझा सकते हो। जैसे कि आजकल जो फोकस किया जा रहा है वो किया जा रहा है लर्निंग बाय डूइंग पर। जो एक वो क्रैमिंग वाला तरीका था ना, वो ख़त्म होता जा रहा है। अब बुक्स भी आप देखोगे, करिकुलम भी आप देखोगे अगर, तो सब में एक्टिविटीज़ को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है। रीज़न बीइंग वो ये ना, जो चीज़ आप करके सीखते हो वो आपको हमेशा याद रहती है, खाली किताबों तक सीमित रखना थोड़ा कम हो रहा है। तो इवैल्यूएशन में आपने जो मेथड यूज़ करा, आप देखोगे बच्चे को समझ में आया नहीं आया, ठीक है, तो वी विल चेंज इट, है ना। इट हेल्प्स द टीचर टू नो हाउ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स वर इन लर्निंग न्यू स्किल्स। ठीक है, दैट इज़ LSRW। बच्चा उन चीज़ों को सीख पाने में कैसे कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं एक, जैसे सपोज आप उसको न्यू वर्ड सिखा रहे हो, है ना। देखो एक तरीका तो ये है, आप आए, आपने बोर्ड पे 4 वर्ड लिखे और आपने बोला कि भाई देखो ये इसका मीनिंग है, ये याद कर लो। इधर वर्ड लिख दिया आपने, इधर आप उसका मीनिंग लिख दिया। ठीक है, तो आपने दे दिया कि चलो याद कर लो। अगले दिन आपने पूछा बच्चों से आपको याद हुआ, तो कुछ को याद होगा, कुछ याद नहीं होगा। 4 में से कुछ याद होंगे, नहीं होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो पूरा का पूरा याद करके आए होंगे। और दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, जो आपको यूज़ करना ही चाहिए। दूसरा तरीका क्या है, आप वर्ड बताइए, मीनिंग बताइए, उसके साथ आप बच्चे को सेंटेंस भी बताइए, मतलब उसको एग्जाम्पल दीजिए, यूज़ करके बताइए उसको कि कैसे यूज़ हो रहा है ये। हिंदी में भी बताओ, इंग्लिश में भी बताओ। हिंदी को इन्वॉल्व करने के लिए क्यों बोला जा रहा है हिंदी, या फिर आप बोल सकते हो मदर टंग, क्योंकि इससे बच्चा जल्दी सीखेगा, है ना। आपने उसको बता दिया, तो अब क्या करना है, सिर्फ उसको समझ में आ गया, इतना सब आप करोगे ना, उसके दिमाग में चीज़ बैठ जाएगी। और एक और चीज़ है, एक स्टेप जो आप और कर सकते हो, क्या, आप उनसे बोलिए कि खुद इस पे सेंटेंसेस बनाओ अपने आप, है ना। जब वो खुद अपना दिमाग इस चीज़ में लगाएगा ना, वी आर वर्किंग ऑन कॉग्निटिव डोमेन। कहाँ काम कर रहे हैं हम, कॉग्निटिव डोमेन पे काम कर रहे हैं। तब आप देखिए कैसे नहीं उसको याद होंगे, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन, इवैल्यूएशन ऑल्सो हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू डिटरमाइन विच एरिया ऑफ लर्निंग रिक्वायर मोर अटेंशन। ठीक है, आप इससे समझ पाओगे कि कौन से एरिया पे बच्चे को हमें ज़्यादा ध्यान देना है। एरिया मतलब यहाँ पे डोमेन से है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव या फिर साइकोमोटर। One of the main purposes of evaluation at the school stage is to help the learners improve their achievement in scholastic areas and to develop life skills. ठीक है, क्या होता है मेन पर्पस इवेल्युएशन का स्कूल टाइम में, एक तो हमें उसके स्कॉलिस्टिक एरियाज, मतलब जो पढ़ाई से संबंधित जो एरियाज़ हैं उनको हमें इम्प्रूव करना है, एंड टू डेवलप लाइफ स्किल्स, और उसके अंदर हमें लाइफ की स्किल्स को डेवलप करना है, एंड एटीट्यूड्स, ठीक है, व्यवहार भी, विद रेफरेंस टू अ लार्ज कॉन्टेक्स्ट एंड कैनवस ऑफ लाइफ। ठीक है, नाउ तो दिस कॉन्टेक्स्ट हैज़ कम कि वी आर कनेक्टिंग एवरीथिंग टू लाइफ एज वेल, क्योंकि अल्टीमेटली खाली स्कूल की 12th पास करना ही लाइफ में आप अचीव नहीं कर पाते हो सब कुछ। असली जर्नी उसके बाद शुरू होती है ना। जो भी कुछ आपने सीखा, अब उसको अप्लाई करने का टाइम है, प्रैक्टिकल का टाइम है अब।
तो बच्चे को आपको इस तरीके से तैयार करना है कि जो भी कुछ आप उसे सिखा रहे हो वो उसकी आगे आने वाली लाइफ में भी यूज़ हो पाए। स्टेप्स क्या होते हैं इवैल्यूएशन के? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। एक सिस्टमेटिक अप्रोच रहती है उसके लिए। आप क्या करोगे? सबसे पहले डिटरमाइन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप डिसाइड करोगे कि जो भी आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में सोचोगे हमें क्या अचीव करना है ना। जैसे मैंने बोला कि वर्ड्स मीनिंग हमें याद कराने हैं उसे। दूसरा, ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जो उसके लर्निंग के एक्सपीरियंस है उनको आप ऑर्गेनाइज करोगे। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पर उसको हमने सेंटेंस बनाने के लिए बोला वहाँ पर। थर्ड क्या है? मेजर बिहेवियरल चेंजेस। और फिर आप देखोगे कि उसके अंदर क्या क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। ठीक है, लर्निंग की डेफिनेशन बताई थी ना आपको मैंने, क्या थी? बिहेवियर में चेंज। ठीक है, तो यही तो हो रही है लर्निंग। और चौथा क्या है? परफॉर्म टेस्ट। फिर आपने उसको वर्ड्स दिए कि अब मुझे तुम इस पर बना करके दिखाओ। सो दिस इज़ हाउ इवैल्यूएशन इज़ डन। पहला क्या है? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आप डिसाइड करोगे। दूसरा, एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करेंगे। तीसरा, उसके जो चेंजेस हैं बिहेवियर में उनको ऑब्जर्व करेंगे, मेजर करेंगे। एंड फोर्थ वन जो टेस्ट है उनसे हम इसको परफॉर्मेंस चेक करेंगे उसकी। नेक्स्ट वन, अब जो स्कूल में जो असेसमेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। दिस फॉर्म ऑफ असेसमेंट इज परफॉर्म्ड एट द स्कूल लेवल बाय टीचर्स एंड एजुकेटर्स। ठीक है, स्कूल लेवल पर होते हैं। क्या होता है बेसिकली आपको पता ही है, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, बच्चे पर ही फोकस होता है पूरा। एंड मल्टी डायमेंशनल, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हम चेक कर रहे होते हैं इसमें। दस इट इम्प्रूव्स द सोशल, फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, कौन कौन से फोकस कर रहे हैं किस चीज़ पे? सोशल कैसे? बच्चों को स्कूल में बैठाया जाता है ना बच्चों के साथ में, तो उससे क्या हो रहे हैं? वो सोशल हो रहे हैं। फिजिकल जो एक्टिविटीज़ कराते हैं हम वो। इमोशनल भी तो होता है, किसी ने कुछ बोल दिया उसको बुरा लग गया, इमोशंस हर्ट हो गए। आप उसको अगर प्रेस कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, वो बहुत खुश हो रहा है, इमोशंस हो गए ना। इंटेलेक्चुअल, जो चीज़ें उसे कभी उसने सुनी भी नहीं थी आज वो बोल पा रहा है, लिख पा रहा है, सुन पा रहा है, समझ पा रहा है। यहाँ पे उसका इंटेलिजेंस भी डेवलप हो रहा है। तो स्कूल में ये सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है। इसलिए तो बच्चे को स्कूल जाने के लिए इतना ज़्यादा प्रेरित हम करते हैं और जाना भी चाहिए। इट प्रोवाइड्स अ गुड आइडिया टू टीचर्स अबाउट व्हाट द चिल्ड्रन हैव लर्नड। ठीक है, असेसमेंट में हमें क्या पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा। हाउ दे लर्न मतलब कैसे वो सीख रहे हैं। व्हाट डिफिकल्टीज दे फेस, किस तरीके की उनको प्रॉब्लम आ रही है। व्हाट देयर इंटरेस्ट्स आर एंड सो ऑन। इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ, आप मुझे कॉमेंट्स में बताएंगे व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, सो दैट अगर आपको ऐसे समझ नहीं पा रहा है आई विल चेंज माई टीचिंग मैथड। ठीक है, so this is school based assessment. Now types of assessment, कितने तरीके के टाइप्स होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर्मेटिव और समेटिव। ठीक है, क्या होता है फॉर्मेटिव एंड क्या होता है समेटिव? देखो, फॉर्मेटिव का जो वर्ड है ये टेम्परेरी से समझ लो आप। ठीक है, और समेटिव जो है इसको समझो। सम जैसे समेटिव वर्ड आया है, सम किसी चीज़ का सम करना। जैसे आप टोटल लगाते हो ना, लास्ट में जाकर के हमने टोटल लगा दिया, तो समेटिव को ऐसे समझ लो जो लास्ट में की जाएगी कोई चीज़। फॉर्मेटिव जो रेगुलर बेसिस पे की जाएगी। फॉर्मेटिव असेसमेंट डन ड्यूरिंग टीचिंग, पढ़ाते समय जो आप असेसमेंट कर रहे हो ड्यूरिंग, ठीक है, दौरान, इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। इट इज़ द बेस्ट असेसमेंट और वे टू नो अबाउट चिल्ड्रन। आपने कोई टॉपिक बताया, पढ़ाया, उसको पढ़ाने के बाद तुरंत बाद आपने बोला कि चलो मुझे बताओ तुम्हें क्या समझ में आया, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। लेकिन समेटिव में क्या होगा? असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ अ ईयर। जैसे आप एग्जाम्स लेते हो स्कूल में, जो एग्जाम्स का जो पैटर्न है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ समेटिव असेसमेंट। ठीक है, आपने क्वेश्चन पेपर तैयार करके बच्चे को दिया, उसमें फिर वो उसको करेगा, फिर उसके मार्क्स आएंगे, आपने उसका एवेल्युएशन करा, सो दैट इज़ समेटिव असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव ध्यान रखना, फॉर्मेटिव दौरान है, ड्यूरिंग है, और समेटिव क्या है? लास्ट में। समेटिव को याद कर लो, सम मतलब आपने टोटल लगा दिया बिल्कुल लास्ट में जा करके, जो एक निचोड़ निकल करके आया है, और जो उसका विपरीत होगा वो फॉर्मेटिव हो जाएगा। एक को याद करोगे दूसरा अपने आप ही समझ आ जाएगा। हाँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, CCE। आजकल बुक्स भी देखोगे ना आप, उसमें लिखा होता है बेस्ड ऑन CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। देखो, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? लगातार, जो लगातार एक इवेल्युएशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है, कॉम्प्रिहेंसिव का है कि वाइडर, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं।
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर समावेशित हैं। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड ऑन इवेल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स दैट कवर्स ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट। जितने भी आस्पेक्ट्स हैं बच्चे के विकास के लिए वो सारे ही इसके अंदर कवर होते हैं। It is a developmental process of assessment which emphasizes on two-fold objectives। ठीक है, कौन कौन से? तो objectives are continuity in evaluation, जो evaluation है वो continuous होना चाहिए, and assessment of broad based learning and behavioral outcomes on the other। ठीक है, उसके अंदर जो उसके बड़े लेवल पे क्या है, जो उसके लर्निंग हुई है कि नहीं हुई है, उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस हुए हैं, तो उसको भी इसके अंदर काउंट किया जाता है। अब सीसी है क्या? 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स वाइडर कॉन्सेप्ट, एंड इवेल्युएशन क्या कर रहे हो आप? उसका इवेल्युएशन कर रहे हैं। लेट्स लुक एट द डेफिनेशन टू बेटर अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स। कॉन्टिन्यूस मतलब इट रेफर्स टू द रेगुलरिटी इन दी असेसमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना कि बात असेसमेंट की हो रही है। असेसमेंट में रेगुलरिटी है तो उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूस। The development of a child is a continuous process, thus it should be evaluated continuously। ठीक है, रीज़न बीइंग क्या है? जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो कॉन्टीन्यूस ही होता है ना, रोज़ वो कुछ ना कुछ सीखता है, हर पल कुछ नया सीखता है, तो जो इवेल्युएशन है वो भी कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव। इट रेफर्स टू बोथ स्कॉलिस्टिक एंड नॉन स्कॉलिस्टिक एरियाज ऑफ अ स्टूडेंट्स ग्रोथ। ठीक है, पढ़ाई से संबंधित और जो पढ़ाई से संबंधित नहीं है वो भी, उन पर हमें फोकस करना है। According to theory, school's function is to develop both the cognitive and non-cognitive abilities of a child। हमें बच्चे की cognitive और non-cognitive जो skills हैं उनको हमें develop करना है। ठीक है, तो cognitive मतलब खाली ऐसा नहीं है कि केवल हमें उसका brain sharp करना है, उसकी जो और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, सारे डोमेन्स हमने जैसे बात की। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन हो गया और दूसरा हो गया साइकोमोटर डोमेन, तो इन पे भी हमें काम करना है। ठीक है, और भी पीछे कुछ लिखा हुआ था वो, जैसे कि हमें उसे लाइफ की स्किल्स भी हमें सिखानी है ना। जब वो जीवन में जब अपनी ज़िंदगी को जिएगा तो उसको जीने के तरीके भी सिखाने हैं। ठीक है, तो खाली ये नहीं है कि हमने चैप्टर्स याद करा दिए, क्वेश्चन आंसर करा दिए तो हमारा काम ख़त्म हो गया। वी आर प्रिपेयरिंग द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तभी तो बोलते हैं, द कोठारी जी की एक वो है कोट कि द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड इज शेप्ड इन क्लासरूम। क्लासरूम में तो शेप किया जा रहा है उसके फ्यूचर के, हमारे देश को। अब एम्स क्या है सीसीई के? टू हेल्प डेवलप कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव स्किल्स। ठीक है, काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं अभी हम। टू ले एम्फेसिस ऑन थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फेसाइज मेमोराइजेशन। ठीक है, किस पे हमें जोर डालना है? थॉट प्रोसेस पर, मतलब सोचने की समझने की जो शक्ति है उस पर हमें जोर डालना है। और डी एम्फेसाइज मतलब कम जोर देना है किस पे? मेमोराइजेशन पे, मतलब चीज़ों को रटने पर जोर कम देना है, और किस पे जोर देना है? चीज़ों को समझने पर, सोचने पर। टू मेक इवेल्युएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें इवेल्युएशन को हमें महत्वपूर्ण जगह देनी है। ऐसे नहीं है कि आप क्लास में आए, आपने चैप्टर कंप्लीट करा और आप चले गए। इवेल्युएशन भी ज़रूरी है। लास्ट के 5 मिनट रखिए चेक करने के लिए कि उसने कितना सीखा, समझा, कितना उसे समझ में आया। जैसे सपोज आप चैप्टर रीड करा, आपने उसके सामने उसे एक्सप्लेन किया, वर्ड्स एंड मीनिंग्स उसको बताए, तो लास्ट में 5 मिनट आप बच्चों को खड़ा करके एक एक करके पूछ लीजिए कि इस वर्ड का मीनिंग आता है, बताओ क्या था इसका मीनिंग, इस पर सेंटेंस बना करके दिखाओ। ठीक है, टू यूज़ इवेल्युएशन फॉर इम्प्रूवमेंट। इवेल्युएशन को कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम? इम्प्रूवमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के अचीवमेंट एंड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर डायग्नोसिस फॉलोड बाय रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, रेगुलर डायग्नोसिस मतलब आप टाइम टू टाइम जो है उसको चेक करते रहें बच्चा कितना सीख पाया है, और फॉलोड बाय रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। रेमेडियल का मतलब होता है, ऐसे समझिए आप डॉक्टर के पास गए, 2 चीज़ें हैं, 2 वर्ड आपको साथ में ही मिलेंगे, ये एक है डायग्नोसिस और एक है रेमेडी। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? जैसे आप डॉक्टर के यहाँ पर गए, आपने बोला कि पेट में दर्द हो रहा है, तो उसने बोला आपको कि रात क्या खाया था, है ना, तो उससे आपको डायग्नोस कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि आपने क्या खाया था जिसकी वजह से पेट में कुछ दिक्कत हुई। वो आपको जो दवाई देगा, जो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, वो क्या हो गया? रेमेडी हो गई। तो सेम यही है, पहले डायग्नोस किया गया, आपने कितना सीखा, और फिर उसके बाद उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या दी जाएगी? रेमेडी दी जाएगी, मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि आपको यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। टू डिटरमाइन सोशल यूटिलिटी,
ठीक है, डिज़ायरेबिलिटी और इफेक्टिवनेस ऑफ अ प्रोग्राम एंड टेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस अबाउट द लर्निंग, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, ये दूसरे एस्पेक्ट्स के आ गई बात। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पे बात की जा रही है नॉन स्कॉलिस्टिक एरियाज की बात की जा रही है यहाँ पर। सोशल यूटिलिटी, डिज़ायरेबिलिटी, इफेक्टिवनेस ऑफ अ प्रोग्राम, और जो ज़रूरी डिसीजंस हैं उनको लेना लर्निंग से रिलेटेड। टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अ लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी। ठीक है, तो द लर्निंग प्रोसेस शुड नॉट बी टीचर सेंटर्ड, इट शुड बी लर्नर सेंटर्ड। ठीक है, लर्नर सेंटर्ड मतलब बच्चे के हिसाब से आप अपने टीचिंग स्टडी स्टाइल को मोल्ड करेंगे। मोल्ड मतलब उसमें बदलाव लाएंगे या फिर चेंजेस करेंगे। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अच्छे से नोट्स बनाइए, इसको समझिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये पहला तो इवैल्यूएशन के बारे में ही है, जो उसके एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, अपने आप में हर स्लाइड जो है क्वेश्चन बन रहा है हर स्लाइड पे अच्छे खासे, है ना। यहाँ इवैल्यूएशन आ गया, यहाँ भी उसकी इंपॉर्टेंस आ गई, यहाँ स्टेप्स आ गए। स्टेप्स आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। स्कूल में किस तरीके का असेसमेंट होता है। फिर देखो फॉर्मेटिव समेटिव आ गया, बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और फिर CCE आ गया। ठीक है, तो ये क्लास ज़रूर आप अच्छे से पढ़िएगा इसको। अगर एक बार में समझ में नहीं आई दोबारा पढ़िए। एंड डू वन थिंग, मेक नोट्स आउट ऑफ इट, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड डू शेयर इट। ठीक है, तो चलिए मेहनत करते रहिए, सीटेट जल्दी आपका क्वालिफाई होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।